तो गुड मॉर्निंग बच्चा बॉडी, क्या हाल है आप सभी के। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपके 12th क्लास की, हमने जो आपका 8 सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों ने 8 सब्जेक्ट लिया और उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर ईट मन के और ये कारखाने हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और लगभग हमने हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में, हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था क्या क्या चीजें हुई ईट मन के कारखाने, हमने स्थल देखे थे कौन कौन से स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं, और हमने उसके अलावा क्या क्या देखा था, और हमने उसके अलावा देखा था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, गलती से खोज हो गई, फिर बाद में कुछ व्यक्तियों ने खोजा, इनका नाम था दयाराम साहनी और आपके रखालदास बनर्जी, है ना। ये चीजें देखी थी सारी, ये सारी चीजें बेटा कहाँ देखी थी हमने, अपने चैप्टर में देखी थी। ठीक, क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया था। जॉन मार्शल के बारे में देखा, जॉन मार्शल कौन थे, भारतीय पुरातत्वविद के प्रमुख हेड, भारतीय जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके हेड कौन थे बेटा, जॉन मार्शल थे। यहाँ ये भी समझ में आ गया था आपको, ठीक है। और इनके निर्देशन में दो लोगों ने क्या किया था, इनके निर्देशन में दो लोगों ने खुदाई की, एक का नाम दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की, दूसरे व्यक्ति जिनका नाम क्या था, मोहन रखालदास बनर्जी, सॉरी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया था ना आपको। चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या रहा। काल का अर्थ होता है बेटा, काल का अर्थ होता है क्या सर, काल का अर्थ क्या होता है, काल का अर्थ होता है टाइम पीरियड। काल का अर्थ क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड। काल का अर्थ क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड। यानी काल का अर्थ क्या होता है, टाइम पीरियड, यानी कब से कब तक रहा। आपसे पूछ सकता है ना ऑब्जेक्टिव में, आप 12th क्लास में बेटा, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है। आपके 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या रहा, तो आप क्या बोलोगे, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक क्या रहा, हड़प्पा सभ्यता का काल रहा। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक किसका काल रहा बेटा, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक किसका काल रहा, हड़प्पा सभ्यता का क्या रहा, काल रहा, यानी टाइम पीरियड रहा। ठीक, अब मन में क्वेश्चन आता है, सर ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होता है। ये मन में सवाल आ जाता है ना, सर ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है, दोनों क्या क्या होते हैं, ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होती है। चलो समझते हैं भैया, ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी क्या होती है। क्लियर हुआ, चलो याद रखना, ईसा पूर्व का अर्थ नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाओगे चीजें, अर्थ पता है तो बहुत अच्छी बात है। आप साइड में आप देखोगे, ये मैं नहीं लेके आया हूं, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, साइड में आप देखोगे एक छोटा सा कटिंग दी हुई है, उस बार उसमें पढ़ते हैं उसको, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ईशा पूर्व और ईस्वी में क्या फर्क है, ईशा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। ठीक, समझते हैं क्या लिखा है, कि अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईशा पूर्व। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बीसी, बी सी, और हिंदी में बोलते हैं बेटा क्या, ईशा पूर्व। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट कौन, ईसा मसीह, है ना। तो अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के पूर्व। ईसा कौन, जो ईसा मसीह कौन थे बेटा, ईसाई धर्म के जो भगवान है वो ईसा मसीह कहलाते हैं, तो ईसाई के पूर्व, है ना। तो क्या लिखा है, तात्पर्य क्या है, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा से पूर्व। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिखा हुआ पाते हैं, यह होता है एनो डोमिनी नामक जो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। आजकल ए डी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग किया जाता है। सी का अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में हमने बीसी के लिए ईसवी पूर्व और सी के लिए ईसवी और बीसी के लिए वर्तमान के पहले शब्दों का प्रयोग किया। चलो ये तो लिखा हुआ था, अब समझते हैं कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या फर्क होता है। ठीक, अब देखो ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है बेटा, इसको बीसी बोलते हैं यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसवी को बोलते हैं एडी, एनो डोमिनी। ठीक, बेसिकली ये कब से मानते हैं, ईसा मसीह के जन्म दिवस से, ईसा मसीह का जन्म दिवस, यानी ईसा मसीह का, ईसा जो ईसाई धर्म के गुरु हैं या ईसाई धर्म के भगवान है, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उनके जन्म को माना गया, उनके जन्म को क्या माना गया बेटा, उनके जन्म को माना गया क्या, प्रथम वर्ष।
क्या माना गया उसे? प्रथम वर्ष। ठीक, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी भी घटनाएं होंगी वो उन्हें कैसे कहेंगे? हम उन्हें लिखेंगे बेटा बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी भी सारी घटनाएं होंगी ना, उन्हें हम क्या लिखेंगे बेटा? उन्हें लिखेंगे बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी घटनाएं होंगी उन्हें हम किस में मानेंगे? उन्हें हम मानेंगे बेटा एडी में, यानी ईस्वी में। अगर कोई घटना ईसा मसीह के 100 साल पहले हुई है तो क्या कहेंगे? 100 ईसा पूर्व, है ना। कोई घटना ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले हुई है तो हम क्या बोलेंगे? 1000 ईसा पूर्व। अगर कोई घटना ईसा मसीह के जन्म के आपके 2 वर्ष बाद हुई है तो अपन क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? 200 दूसरी ईस्वी। ठीक, क्लियर हुआ? तो हम क्या मानते हैं? बीसी का अर्थ क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। और एडी का अर्थ क्या होता है? ईस्वी का अर्थ होता है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक, क्लियर हुआ? अब समझ में अंतर आ गया आपको? बीसी और एडी में अंतर, या फिर बोल सकते हैं बीसी या एडी में अंतर, या फिर बोल सकते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या फर्क है? अंतर समझ में आपको आ गया होगा। क्लियर हुआ? तो इसी क्रम में अगर हम देखें ईसा पूर्व की अगर बात करें, अगर कालक्रम के निर्धारण की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता का काल क्या मान सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता का काल माना जा सकता है बेटा क्या? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाएगा 2600 ईसा पूर्व से क्या? हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाएगा? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का हड़प्पा सभ्यता के काल को माना जाएगा। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। अब मन में क्वेश्चन आता है सर कि हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा? आपने काल समझ लिया, उसकी खोज कैसे हुई, ये चीजें समझ ली, लेकिन उसका नाम किस आधार पर पड़ा? उसका नाम किस आधार पर पड़ा? उसका नामकरण कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ? तो अब वो समझते हैं। ठीक, क्या लिखा है कि इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले कहां हुई? हड़प्पा नामक स्थान पर। किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। किसकी अध्यक्षता में की? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की। ठीक है ना। जॉन मार्शल कौन थे? उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के क्या थे बेटा? हेड थे, है ना। और उनकी अध्यक्षता में काम किसने किया? एक व्यक्ति हुए जिनका नाम क्या? दयाराम साहिनी। ठीक, और दयाराम साहनी ने 1921 में उत्खनन किया और किस जगह की खोज की? हड़प्पा की खोज की। वर्तमान में हड़प्पा कहां है बेटा? पाकिस्तान में, अराबी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। तो हड़प्पा की पहला स्थान कौन सा खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया। तो इस वजह से सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? इस वजह से सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यह सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे पर बसी एक सभ्यता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है, इसीलिए इसका एक नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ गया। अब देखोगे विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित होती है। इसी वजह से नदियों को सभ्यताओं का मायका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदियों को सभ्यताओं का मायका बोलते हैं। मोसोपोटामिया की सभ्यता देखोगे आप, दजला फरात नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता आपकी सिंधु नदी के किनारे। ऐसे ही और भी जो विश्व में सभ्यताएं हुई हैं, मन में क्वेश्चन आएगा सर मोसोपोटामिया की सभ्यता कहां है? वो आपके ईरान में है। ठीक है, किस नदी के किनारे? दजला फरात नदी के किनारे। इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। तो आप ये समझ लो कि जितनी भी विश्व में सभ्यताएं रही हैं, रोम की सभ्यता मिस्र नदी के किनारे, है ना। रोम की सभ्यता भी किस? मिस्र नदी के किनारे, है ना। तो विश्व में जितनी भी सभ्यताएं रही हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे रही हैं। इसी वजह से नदियों को क्या बोलते हैं? सभ्यताओं का मायका बोलते हैं। मायके का अर्थ क्या होता है? मायका क्यों बोलते हैं? जहां लड़की का जन्म होता है उसे क्या बोलते हैं? मायका, और उसकी मृत्यु होती है उसे ससुराल बोलते हैं। तो जिन सभ्यताओं का जहां जन्म हुआ, है ना, जिन नदियों के किनारे जन्म हुआ, है ना, तो फिर क्या बोलते हैं? नदियों को सभ्यताओं का मायका बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं नदियों के किनारे सभ्यताओं का क्या हुआ बेटा? जन्म हुआ है। क्लियर हो गया? चलो, तो नाम कैसे पड़ गया? पहला स्थल कौन सा खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया। दूसरा स्थल कौन सा खोजा? हाँ, उसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता पड़ा। फिर खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने की। किसकी अध्यक्षता में? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। वर्तमान में हड़प्पा कहां है आपका? पाकिस्तान में। किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है ना। और सिंधु नदी की ये सभ्यता थी, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलो अब हमने देखो क्या क्या समझ लिया। हमने क्या क्या समझा? हमने ये देखा, हमने सबसे पहले क्या क्या समझा ये समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। फिर ये देखा खोज गलती से हो गई भैया, वो तो वहां रेल की खुदाई कर रहे थे, रेल बिछाई जा रही थी, ठीक है ना। लगभग 160 साल पहले पंजाब में ट्रेन बिछा रहे थे, पटरी बिछा रहे थे, तो उस समय हो गई। ठीक, फिर हमने देखा व्यक्ति कौन कौन थे।
व्यक्ति कौन कौन थे? हमने क्या देखा, खोज कैसे हुई, यहाँ लिखते हैं इसको, यहाँ समझ लेते हैं। हमने देखा सबसे पहले खोज कैसे हुई, ठीक। फिर हमने देखा व्यक्ति कौन कौन से थे खोज करने वाले, चाहे वो अध्यक्ष हों या और भी दूसरे व्यक्ति हों, कौन कौन थे। हमने देखा इसका काल, सब हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था, ठीक, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था। हमने फिर देखा इसका नामकरण कैसे हुआ, नामकरण कैसे हुआ। हमने मतलब ये सारी चीजें आपके इस चैप्टर में अभी तक ये देख चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, व्यक्ति कौन कौन से थे, है ना, उसके अलावा काल कौन सा था, टाइम पीरियड क्या था, और नामकरण कैसे, सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक। अब मन में ये क्वेश्चन आता है, जब ये सभ्यता थी तो कहीं ना कहीं यहाँ कौन रहते होंगे बेटा, यहाँ लोग रहते होंगे। अगर ये सभ्यता थी तो कौन रहते होंगे, यहाँ लोग रहते होंगे। अब लोग जब रहेंगे तो उनके जीवन के निर्वाह के कुछ तरीके रहेंगे, मतलब वो जीवन में निर्वाह करना है, उन्हें जीवन जीना है। आप भी वर्तमान में रहते हो, कहीं आपको निर्वाह करने के लिए खाना पीना घर ये सारी चीजें चाहिए ना। तो मन में क्वेश्चन आता है, सर उस समय तत्कालीन समय में लोग कैसे अपना निर्वाह करते होंगे, कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा इसमें क्या है, अगला टॉपिक इसमें हमारा क्या, निर्वाह के तरीके। किसके निर्वाह के तरीके, जीवन के निर्वाह के तरीके, ठीक, जीवन के निर्वाह के तरीके। चलो नंबर 1 हम देखेंगे इसमें हल, नंबर 2 जुताई, फिर देखेंगे बीज, कृषि औजार, सिंचाई। ये सारी चीजें हम अपने इस टॉपिक में अपनी इस हेडिंग में देखेंगे। तो भैया समझते हैं कृषि, सबसे पहले समझते हैं कृषि के बारे में कि वहां के लोग खाने पीने के लिए या फिर जीवन यापन के लिए क्या करते थे, कुछ तो करते होंगे ना, खाना कैसे खाएंगे, है ना, और चीजें कैसे आएंगी, तो जीवन यापन के लिए कुछ तो करते होंगे ना लोग, बिल्कुल करते होंगे सर। तो सबसे पहले आएगा बेटा क्या, कृषि। तो क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता के स्थानों में रहने वाले लोग कृषि करते थे, यानी अपना जीवन यापन, खाने पीने की वस्तुओं को अरेंजमेंट करने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए लोग क्या करते थे बेटा, कृषि करते थे। अब किस फसल की कृषि होती थी, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरे, चावल इत्यादि। इसमें जौ पहली फसल थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले को फसल कौन सी उगाई बेटा, जौ उगाएगी, जैसे यब भी बोलते हैं, है ना, और निस्क भी बोलते हैं, ठीक। चलो, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जीवन यापन के लिए क्या करते थे, भोजन पानी के लिए क्या करते, कृषि करते। कौन कौन सी फसलें उगाते, गेहूं उगाते, जौ उगाते, है ना, दाल उगाते, और भी बहुत सारी चीजें, तिल है, उसके बाद चावल है, बाजरा है, ये सारी चीजें कौन उगाता बेटा, ये सारी की चीजें हड़प्पा, ये सारी की सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता के लोग उगाते थे कृषि में, ठीक। पशुपालन, अब लोग कृषि करते हैं तो फिर कृषि करने के लिए खेत भी जोतना पड़ेगा, तो खेत जोतने के लिए क्या चाहिए बेटा, पशु चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास क्या थे, पशु भी थे। इसका यही तो अर्थ हुआ ना, खेती करनी है तो खेत की जुताई करनी पड़ेगी, है ना, जुताई करने के लिए बैल चाहिए, बैल या एक क्या है, पशु है। तो अब जब पशु है तभी तो खेती ज्यादा संभव हो रही है अच्छे से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और उसके अलावा उनके पास पशु भी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, खेती भी करते थे, उनके पास क्या थे, पशु भी थे। कौन कौन से पशु, तो क्या लिखा है, पशुपालन। अगली हेडिंग क्या है इसमें, पशुपालन। हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है, बिल्कुल, हड़प्पा स्थलों से क्या मिला है, जानवरों की हड्डियां मिली, घोड़े की हड्डियां मिली है ना, जिसमें आपके और भी बहुत सारे पशु उनकी हड्डियां मिली हैं। इससे पता लगता है कि यह लोग जानवरों को पालन करते थे। क्या जानवरों का प्रयोग केवल खेत जोतने के लिए किया जा सकता है, नहीं सर, जीवन यापन के लिए भी जानवरों का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे, कुछ मवेशी होते हैं जो दुग्ध देते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, जब तक दूध दे रहे हैं तब तक उनका उपयोग दूध के लिए किया जा रहा है। एक समय बाद मान लो वो नहीं दे पा रहे हैं, अब वो सक्षम नहीं है, तो फिर उनको मार के उनका मांस का भक्षण किया जा सकता है ना। कुछ जानवर होते हैं जैसे भेड़ वगैरह है, उनसे ऊन निकाली जा सकती है। तो इस तरीके से क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे पशु पाए जाते हैं और उनके क्या मिली है, अस्थियां मिली है, उनके अवशेष मिले हैं। कौन कौन से पशु बेटा, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर, ठीक। या मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिलती हैं, यानी यहाँ इस समय मछलियां भी थी, है ना, और चूंकि नदी नजदीक है तो मछलियां होना स्वाभाविक सी बात है। और उसके अलावा पक्षी थे, उनकी हड्डियां भी मिलती हैं, ठीक। इससे यह अनुमान लगाया है कि हड़प्पाई निवासी जानवरों का मांस खाते थे, ठीक। जानवरों का हड्डियां, पशुओं की हड्डियां मिली हैं, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि हड़प्पा निवासी जानवरों का मांस भी खाते थे। पशु पक्षियों की हड्डियां मिली तो इससे पता चलता हड़प्पा निवासी मांस का भक्षण भी करते थे। और बकरी जैसे जानवर पाए जाते थे, बकरी और भैंस जैसे,
तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा निवासी दुग्ध उत्पादन में भी किसको प्रयोग में लेते थे, बकरी और भैंस को, और ऊन वगैरह के लिए किसे बेटा, भेड़ वगैरह को, ठीक, ऊन के लिए। चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो एक मोहर मिलेगी आपको मोहर मिलेगी हड़प्पा में। हड़प्पाई मोहर में क्या दिखा है, मोहर में वृषभ बैल की जानकारी मिलती है। ये आपका क्या है, बैल की आकृति। एक मोहर का अर्थ समझते हो, मोहर का अर्थ होता है बेटा सिक्का, या बोल सकते हैं मोहर का सिक्का, या फिर बोल सकते हैं मुद्रा। बेसिकली मोहर है सोने की होती थी, है ना। मुद्रा, एक मोहर देके आप ये खरीद सकते हो, दो देके ये खरीद सकते हो, वो चीज है, ठीक है ना। तो एक मुद्रा मिली है, हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर मिली है, ठीक है ना। उसमें एक किसकी जानकारी मिलती है बेटा, उसमें जानकारी मिलती है बेटा किसकी, आपकी हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा मिली है उसमें जानकारी मिलती है किसे, वृषभ बैल की। उसमें जानकारी किसकी मिलती है, वृषभ बैल का क्या मिला है, चित्र मिला है। इससे ये क्लियर होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास क्या थे, बैल भी थे, है ना। इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि हड़प्पाई निवासी खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। मैंने क्या बोला आपसे, जब खेत होंगे तो फिर उनकी जुताई भी करनी पड़ेगी, और जुताई कौन करता है, बैल। तो बैल का फिर साक्ष्य कहां से मिला, बैल को संस्कृत में क्या बोलते हैं बेटा, वृषभ बोलते हैं। बैल को संस्कृत में क्या बोलते हैं बेटा, वृषभ बोलते हैं। तो बैल वृषभ का साक्ष्य कहां से मिला, हड़प्पाई मोहर में। बैल वृषभ का साक्ष्य कहां से मिला बेटा, बैल वृषभ का साक्ष्य मिला बेटा आपको कहां से, हड़प्पाई मोहर में बैल और वृषभ का साक्ष्य मिला है, ठीक, क्लियर हुआ। चलो आगे क्या लिखा है, इतिहासकारों को चौलिस्तान और बनवाली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, ठीक। सबसे पहले तो याद रखो बनवाली कहाँ है, बनवाली आपका हरियाणा में, ठीक। अब यहां से क्या मिला है, यहां से मिट्टी के बने हुए हल मिले। हल का अर्थ क्या होता है, जिससे जुताई की जाती है खेत की बैल की सहायता से, ठीक है। तो मिट्टी के बने हल कहां से मिले, बनवाली से मिले। बनवाली कहाँ है आपका, हरियाणा में। अब ये फैक्ट क्यों इंपोर्टेंट है, ये पूछ सकता है बेटा आपसे क्या, आपके ऑब्जेक्टिव में। ये फैक्ट क्यों इंपोर्टेंट है, ये पूछ सकता है बेटा आपसे, आपके ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ सकता है कि मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, हरियाणा से प्राप्त होते हैं। मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, तो आप क्या बोलोगे बेटा, हरियाणा से प्राप्त होते हैं, ठीक। हरियाणा में किस जगह से, बनवाली से प्राप्त होते हैं। इससे यह अनुमान लगाया है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। बिल्कुल, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बोली। कृषि हो रही है, पशुपालन हो रहा है ना। और अगर कृषि हो रही है, खेती हो रही है, तो उसकी जुताई करनी पड़ेगी। जुताई के लिए क्या चाहिए, हल चाहिए। हल को खेने के लिए, ढोने के लिए कौन चाहिए, जानवर चाहिए। तो आप देखोगे हल के साक्ष्य भी मिले, कहां से मिले, बनवाली हरियाणा से। आप देखोगे वृषभ बैल की आकृति भी मिली। इससे क्या क्लियर होता है, खेती होती थी, खेती की जुताई के लिए सहायता किसकी ली जाती थी, हल की। किससे ली जाती थी, वृषभ यानी बैल की सहायता से जुताई करने में सहायता मिलती थी, ठीक। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले। क्लियर हो गया, जो कालीबंगा था वहां से क्या मिले बेटा, जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक। कालीबंगा से क्या मिले बेटा, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि हड़प्पा सभ्यता में खेती होती थी, जब जुते हुए खेत थे तो उसके प्रमाण मिले हैं, ठीक। इससे यह अनुमान लगाया जाता गया है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें भी उगाई जाती थी, केवल एक फसल नहीं उगाता। अब देखो बहुत सारी फसल बताई बेटा हमने, बहुत सारी फसल बताई। कौन कौन सी, बहुत सारी फसल बता दी बेटा हमने, कौन कौन सी बता दी, गेहूं बता दिया, जौ बता दिया, बाजरा बता दी, ये सारी फसलें उगाई है। मतलब एक फसल नहीं उगाई जाती थी, बहुत सारी फसलों को उगाया जाता था। क्लियर हुआ। चलो आगे, अब आपको क्या दे रहा है, लोग ये कुछ हथियार दिखाई दे रहे हैं, औजार। ये क्या है, औजार, पत्थर के औजार। क्या लिखा है, लोग लकड़ी के हत्थों के बनाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग फसल काटने के लिए करते थे। अब जब फसल होगी तो उसे काटा भी जाएगा, जब फसल होगी तो उसे काटा भी जाएगा। तो लोग किसका प्रयोग करते थे, लोग लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थर के जो औजार होते हैं ना, लोग लकड़ी के हाथों से बनाए गए पत्थर के जो औजार होते हैं ना, उनका प्रयोग करते हैं किसके लिए, उनका प्रयोग करते हैं फसलों की कटाई के लिए। उनका प्रयोग किसके लिए करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं बेटा फसलों की कटाई के लिए, ठीक। आगे, खेतों में सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती थी, जिसके लिए नदी तथा नहर से पानी लिया जाता था। अफगानिस्तान के शोधहुई से नहरों के कुछ सबूत मिले हैं, कुछ स्थानों में कुएं से पानी भी लिया गया होगा।
धौलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, शायद इसका प्रयोग कृषि में किया जाता होगा। अब देखो फसल हो रही है, फसल की जुताई की जाएगी, फसल हो रही है, फसल की जुताई की जाएगी, तो जुताई करने के लिए बैल चाहिए, बैल की आकृति मिल गई। और क्या चाहिए? हल चाहिए, हल की आकृति मिल गई। ठीक है ना, बैल चाहिए, हल चाहिए, हल की आकृति मिल गई। ठीक, क्लियर हुआ। और क्या क्या चाहिए भैया? और पानी की आवश्यकता है ना, क्या करने के लिए? फसल को उगाने के लिए। और किसकी आवश्यकता है बेटा? और पानी की आवश्यकता है। तो पानी की आवश्यकता के लिए क्या कर सकते हैं? क्या बनाए जाएंगे? वहां सिंचाई के साधन बनाए जाएंगे। पानी की आवश्यकता के लिए क्या बनाए जाएंगे बेटा? पानी की आवश्यकता के लिए वहां क्या बनाए जाएंगे? सिंचाई के साधन बनाए जाएंगे। तो फिर नहरों और छोटे छोटे तालाबों और जलाशय मिले हैं। कहां से? धौलावीरा से मिला क्या? एक जलाशय। इसमें राजगरी पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो कहां से मिला है बेटा? अफगानिस्तान से नहरों के सबूत मिले हैं। अफगानिस्तान से किसके सबूत मिले बेटा? अफगानिस्तान से नहरों के सबूत मिले हैं, है ना। उसके अलावा धौलावीरा से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। ये क्या है? ये जलाशय है। धौलावीरा से क्या है बेटा? धौलावीरा से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। अफगानिस्तान से किसके सबूत मिले हैं? अफगानिस्तान से आपके सबूत मिले बेटा किस चीज के? नहरों के। और धौलावीरा से बेटा किसके सबूत मिले हैं? धौलावीरा से सबूत मिले हैं किसके बेटा? धौलावीरा से सबूत मिले जलाशय के। अब आप देखना जरा इस जलाशय को, कितना शानदार बनाया गया है। आप देख रहे हो जलाशय को कितना शानदार बनाया गया है। सर शानदार क्या है इसमें? बिल्कुल शानदार है बेटा। उस समय भी लोग जानते थे। अब देखो वर्तमान में आप स्विमिंग पूल में जाते हो, है ना, वर्तमान में आप स्विमिंग पूल में जाते हो, तो स्विमिंग पूल में नीचे उतरने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है ना। और स्विमिंग पूल कहीं थोड़ा सा गहरा होता है, किसी जगह कम गहरा होता है, जिससे जहां रहना हो वहां रह के क्या कर सकता है? वो नहा सकता है। ठीक, सेम चीज कहां हुई थी बेटा? दिखाई दे रहा है आपको? ये जलाशय में, धौलावीरा में जलाशय मिला। आप देखो उतरने के लिए क्या है? सीढ़ियां स्थित है इसमें। उतरने के लिए क्या है? यहाँ सीढ़ियां स्थित है। चारों तरफ से मिट्टी से बनाया गया है पक्का। ठीक है ना। और पानी की निकासी के लिए, पानी भरा जाएगा जब जलाशय में, तो उसकी निकासी कैसे होगी? तो निकासी के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक गेट दिखाई दे रहा है। पानी की निकासी के लिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? एक गेट दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना, पानी की निकासी के लिए गेट दिखाई दे रहा है। और आप देखोगे इस तरह पर पानी है, पहले सीढ़ियां हैं, फिर उसके ऊपर पानी है। ठीक, क्लियर हुआ? तो आप समझ सकते हो क्या उस समय की कारीगरी भी क्या? तो लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा हुआ है देखो, इसकी राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। मतलब जो कारीगर ने जो कार्य किया उस पर ध्यान दीजिए। इससे क्या क्लियर होता है? उस समय के जो कारीगर थे, उस समय के जो कारीगर थे, बहुत शानदार तरीके से क्या करते थे? बहुत शानदार तरीके से कार्य करते थे। उस समय के जो कारीगर थे बहुत शानदार तरीके से अपने कार्य में क्या थे? वो बेटा वो निपुण थे, अपने कार्य में निपुण थे। चलो ठीक, क्लियर हुआ। चलो हमने क्या कर लिया बेटा? आज क्या क्या समझा? हमने क्या कर लिया आज? क्या क्या समझा? अरे भैया हो जा छोटा। हाँ, हमने क्या कर लिया? क्या क्या समझा आज? आज हमने समझा बेटा क्या? हड़प्पा सभ्यता का नाम काल कौन सा था? ठीक, उसका नामकरण कैसे पड़ा? ठीक, जीवन के निर्वाह के तरीके क्या क्या थे? जिसमें हमने कृषि को देखा है, हड़प्पा पशुपालन देखा। ठीक, उसके अलावा और क्या देखा? बैल की आकृति कहां से मिली है? ठीक, खेत के और आपके उसके अलावा जुते हुए या फिर मिट्टी के हल की आकृति कहां से मिली है? ये देखा हमने। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? ये भी समझा। ठीक, उसके अलावा लोग फसल कैसे काटते थे, उन फलकों के बारे में देखा, फलक बोलते थे ना, औजारों को देखा। फिर हमने क्या देखा? लोग जो सिंचाई करते थे, वो सिंचाई करने के लिए जल की व्यवस्था की जाती है, उन जलाशयों को देखा। कहां मिला जलाशय? धौलावीरा में जलाशय मिले बेटा। उसके अलावा क्या? अफगानिस्तान में किसके सबूत मिले हैं? नहरों के प्रमाण मिले हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें हमने क्या कर ली बेटा? ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली, समझ ली। चैप्टर अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप बस बने रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। चैप्टर भी हम बहुत जल्द आपका कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ, एक एक चीज इसमें इंपोर्टेंट है, एक एक लाइन इसमें इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, एक एक लाइन इसमें क्या इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। क्लियर हुए बेटा? चलो मिलेंगे आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप क्या करोगे? आप इसका रिवीजन कर लो, आगे का हम अगली क्लास में पढ़ें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।